इमेजिन तुम चिल कर रहे हो और अचानक से पेट्रोल का प्राइस 120 रुपए क्रॉस कर जाए और रीजन ना ही तुम्हारी कोई गलती और ना ही इंडिया का कोई प्रॉब्लम। बल्कि ईरान वॉर। बट रियल शॉक क्या है पता है? ये वॉर मिसाइल से कम और पॉलिटिक्स प्लस पावर गेम से ज्यादा लड़ी जा रही है। और सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट जो न्यूज़ तुम देख रहे हो वो पूरी स्टोरी है ही नहीं। सो आज हम तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे होल ईरान वॉर इन ए नटशेल, ऐसे कि तुम्हें लगे। ऐसे कि तुम्हें लगे ये नेटफ्लिक्स सीरीज से भी ज्यादा क्रेजी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक वार्निंग, ये वीडियो बिल्कुल भी सिंपल नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, ये और स्टार्ट क्यों हुआ, इसके पीछे क्या क्या रीजन है। देखो, कोई भी कंट्री बिना किसी रीजन के कोई भी और स्टार्ट नहीं करती। ये और स्टार्ट होने के पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं है, मल्टीपल रीजन थे। तो हम डिस्कस करेंगे वही रीजन के बारे में आज इस वाले वीडियो में। इस वॉर में मेनली 3 कंट्रीज इन्वॉल्व है। पहला तो ईरान, दूसरा यूएस और इसराइल, जो कि एक टीम में होकर खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस के कौन से रीजन से ये वॉर में इन्वॉल्व होने के पीछे। यूएस का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि अगर मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वेपन स्प्रेड हो जाता है तो ये एक ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन जाएगा। अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना देता है तो उसके पीछे पीछे मिडिल ईस्ट और भी कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट भी बॉम्ब बनाने लग जाएंगे, वो भी न्यूक्लियर वाला। और इसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। अमेरिका और इसराइल के बीच में एक बंधन है। कौन सा बंधन? ये फैमिली वाला बंधन नहीं है। इस बंधन को कहते हैं आयरन क्लैड सिक्योरिटी कमिटमेंट, जिसके अनुसार यूएस इसराइल को मिलिट्री सपोर्ट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड डिफेंस अगेंस्ट रीजनल थ्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। और रीजनल थ्रेट्स में ईरान का न्यूक्लियर पावर बन जाना एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो इसराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। सो इसराइल को डिफेंड करने के लिए यूएस का इस वॉर में इन्वॉल्व होना एक आम बात है। यूएस जानता है कि प्रॉक्सी नेटवर्क्स जैसे हमास, हिजबुल्लाह, हाउथीज एंड इराकी मिलिटेंट्स को ईरान आर्म एंड फंड करता है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो ये प्रॉक्सीज और भी खतरनाक हो जाएंगे और इन्हें मिल जाएगा न्यूक्लियर अम्ब्रेला जैसे खतरनाक वेपन्स। एक और बड़ा मुद्दा यह है कि जो पास्ट ईरानियन लीडर्स थे वो खुलेआम इसराइल को मैप से हटाने की धमकियां देते थे। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए तो लगभग पॉसिबल भी है। इसराइल पहले भी ऐसा कुछ कर चुका है। 1981 में इराक का ओसिरक रिएक्टर, फिर 2007 में सीरिया का न्यूक्लियर साइट डिस्ट्रॉय कर दिया। इसराइल का आइडियोलॉजी ये है कि किसी भी ऑपोजिशन को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मत लेने दो, इसके लिए मिलिट्री एक्शन ही क्यों ना लेना पड़े। इसराइल ईरान के अगेंस्ट छुप के पहले भी ऑपरेशन कर चुका है, जैसे कि ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेटेड किलिंग करना। 2010 में यूएस और इसराइल मिलकर नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में एक साइबर अटैक करते हैं, स्टक्सनेट साइबर वेपन के द्वारा, जिसकी वजह से जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो 2 साल पीछे चला जाता है। और जैसे कि ईरानियन शिप्स पे मिस्टीरियस अटैक्स होना, ये सब इंडिकेट करता है कि इसराइल ईरान को एक फुल न्यूक्लियर पावर होने से रोक रहा है। अब बात करेंगे ईरान के मोटिव्स के बारे में। सबसे पहला मोटिव है सेल्फ डिफेंस। ईरान जानता है कि जिन जिन कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है उन पे कोई अटैक नहीं करता, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। और ईरान मानता है न्यूक्लियर वेपन बनाना उनका एक सोवरियन राइट है। इसलिए ईरान सोचता है कि न्यूक्लियर पावर बनना ही उनके लिए एक सिक्योरिटी शील्ड है। अब बात करेंगे हम पैसों के बारे में। ईरान के ऊपर अमेरिका ने बहुत साल से कुछ सैंक्शंस लगा रखे हैं, जैसे कि ऑयल एक्सपोर्ट्स ब्लॉक किए, बैंकिंग नेटवर्क को कट किया। तो इसकी वजह से ईरान फ्रस्ट्रेटेड हो गया। और अगर ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बनता तो ईरान और अमेरिका के नेगोशिएशन में अमेरिका ईरान को सीरियसली नहीं लेता। और जानकारी के लिए बता दूं, ईरान के पास 60% यूरेनियम है, U-235। अगर ये 60% 90% में हो गया ना तो ईरान इजिली न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। अब कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करते हैं। देखो, ईरान का 90% पॉपुलेशन है शिया। भाई लगे आओ तो शिया सुन्नी वाला मामला भी समझा देते। बैट टू पहले देखो, 632 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन था नेक्स्ट लीडर कौन बनेगा जो कि इस्लामिक कम्युनिटी को लीड करे, यानी कि नेक्स्ट खलीफा कौन बनेगा। यही से शुरू होता है डिवीजन शिया और सुन्नी का। मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे बड़े दो डिवीजन। सुन्नी लोग मानते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद जो नेक्स्ट खलीफा बनना चाहिए वो लोगों के राय से बनना चाहिए। इसलिए उन्होंने अबू बकर को चूज किया, जो कि थे प्रॉफिट मोहम्मद के सबसे करीबी दोस्त। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुन्नी पॉपुलेशन जो कि पूरे वर्ल्ड में 85 से लेके 90% तक है। और शिया लोग बोलते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद जो नेक्स्ट खलीफा बनना चाहिए और प्रॉफिट मोहम्मद के फैमिली से कोई बनना चाहिए। इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली बिन अबी तलीब को। अब वापिस आते हैं अपने मेन पॉइंट में। ईरान मिडिल ईस्ट में अपना एक डोमिनेंट पावर बनना चाहता है। सऊदी अरेबिया यानी कि सुन्नी डोमिनेंट कंट्री के अगेंस्ट
शिया इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये और अचानक से स्टार्ट हुआ, तो रियलिटी थोड़ी स्कैरी है। ये स्टोरी अब की नहीं, ये स्टोरी लगभग 70 साल पुरानी है। 1953 में ईरान में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होता है, जिसे कहते हैं इरानियन को डेटा। तब के प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोहम्मद मुर्तज़ी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, ईरान के ऑयल इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, ब्रिटेन का जो ऑयल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रोल था, वो लॉस होने लगा। ब्रिटेन अकेले कुछ कर नहीं पा रहा था, तो उसने यूएसए को भी इन्वॉल्व कर लिया। दोनों कंट्रीज को डर था उनका ऑयल कंट्रोल चला जाए और सोवियत यूनियन के साथ ईरान शायद हाथ मिला ले। तो यूएसए के सीआईए एंड यूके ने मिलकर एक ऑपरेशन रन किया, जिसका नाम है ऑपरेशन एजैक्स। इससे क्या हुआ, ईरान में प्रोटेस्ट और राइट्स किए गए, मीडिया प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया और मिलिट्री और पॉलिटिकल लोगों को इन्फ्लुएंस किया। तो एट द एंड क्या हुआ, 1953 में मोहम्मद मुर्तज़ी को अपने पद से हटा दिया गया और शाह मोहम्मद रेजा पल्लवी को वापस से अपने पावर दे दिया। इससे रिजल्ट क्या हुआ कि ईरान में जो डेमोक्रेसी था वो खत्म हो गया और शाह का पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। इस इवेंट से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, ईरानियन लोगों को यूएसए के और यूके के ऊपर जो ट्रस्ट था वो बिल्कुल भी खत्म हो गया। और इसकी वजह से 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। 1953 के बाद ईरान को लीड कर रहे थे शाह। उनके रूल की मेन प्रॉब्लम से डिक्टेटरशिप यानी कि लोगों का फ्रीडम कम, यूएस यानी कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज्यादा, और जो अमीर लोग थे अमीर बनते जा रहे थे और जो गरीब लोग थे और भी गरीब बनते जा रहे थे, यानी कि रिच और पुअर का जो गैप था वो बहुत बढ़िया था। और जो रिलीजियस लोग थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे शाह से। 1970s तक रिलीजियस लीडर्स, वर्कर्स और स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और पुलिस और आर्मी ने मिलकर इस प्रोटेस्ट को सप्रेस किया। और इस प्रोटेस्ट का जो मेन फेस बन गया था वो थे रूहुल्लाह खमेनी, जो कि एक रिलीजियस लीडर्स थे और शाह के अगेंस्ट ओपनली बोलते थे। 1979 में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मैसिव प्रोटेस्ट होने लगे पूरे कंट्री में और आर्मी भी वीक पड़ने लगी। फाइनली शाह ईरान छोड़ के भाग गया और फिर खमेनी ईरान वापस आ गया, हीरो की तरह, एकदम बिल्कुल हीरो, सलमान खान। क्या चेंज हुआ, मोनार्की खत्म हो गया यानी शाह का रूल खत्म, ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक। मतलब गवर्नमेंट रिलीजन इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग चलेगी, सुप्रीम पावर रिलीजियस लीडर के पास होगी, जो थे रुहुल्लाह खमेनी। इस रेवोल्यूशन ने पूरे दुनिया को शॉक कर दिया, ये उसका एक स्ट्रॉन्ग एलाई सडनली एनिमी बन गया। वेस्ट वर्सेस ईरान टेंशन भी बढ़ गया, मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स कंप्लीटली चेंज हो गया। इसी के बाद यूएस एम्बेसी जो तेहरान में थी, में एक होस्टेज क्राइसिस स्टार्ट हो गया। 1979 रेवोल्यूशन के बाद ईरान में न्यू इस्लामिक गवर्नमेंट आ चुकी थी, जिसके लीडर थे रुहुल्लाह खमेनी। यूएसए ने शाह मोहम्मद रेजा पल्लवी को अपने कंट्री में असाइलम दे दिया और ईरानियन लोग ऑलरेडी यूएसए से गुस्से में थे 1953 हो के बाद। अब उनको लगा यूएसए फिर से ईरान के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करेगा। फिर एक दिन सडनली यानी कि नवंबर 4, 1979 को ईरानियन स्टूडेंट्स ने मिलकर यूएस एम्बेसी जो तेहरान में थी पर अटैक कर दिया और एम्बेसी कैप्चर कर ली। 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को होस्टेज बना लिया। ये क्राइसिस चला कितने दिन तक, लगभग 1.5 साल, यानी 444 दिन तक। 1979 से 1980 ऑन तक पूरे वर्ल्ड का अटेंशन ईरान के ऊपर ही था, यानी कि ये जो होस्टेज क्राइसिस था इसके ऊपर ही था। और यूएसए का रिएक्शन किया था ये क्राइसिस के ऊपर, यूएस प्रेसिडेंट थे तब जिमी कार्टर। उन्होंने नेगोशिएशन से ट्राई किया, एक रेस्क्यू मिशन भी लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो गया। फाइनली 1981 में ये एंड हो गया, एक एग्रीमेंट हुआ और होस्टेजेस को रिलीज कर दिया गया। इस इवेंट ने यूएसए ईरान का जो रिलेशन था वो परमानेंटली खत्म कर दिया, ईरान को एंटी यूएस इमेज दिया गया, मिडिल ईस्ट टेंशन और भी इंक्रीज होने लगा। 1979 के बाद ईरान ग्रेजुअली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा था, लेकिन ईरान ऑफिशियल ने बोला ये प्रोग्राम पीसफुल है एनर्जी के लिए, लेकिन दुनिया को डाउट था कहीं ये सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं बना रहे। और ये डाउट हकीकत में कब बदला, जब 2002 में एक अपोजिशन ग्रुप ने दुनिया को शॉक कर दिया, नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान ने एक्सपोज कर दिया, यानी कि एनसीआरआई। ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर फैसिलिटीज बना रहा था। इंपॉर्टेंट साइट्स थे नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी एंड अरक न्यूक्लियर फैसिलिटी। ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हिडन थी, सडनली सबके सामने आ गई। और वर्ल्ड का रिएक्शन क्या था इस रिवील के बाद, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि आईएईए इन्वॉल्व हो गई इसमें। इंस्पेक्शन स्टार्ट हुई, ईरान से एक्सप्लेनेशन मांगा गया। फिर यूएसए और यूरोप टेंशन में आ गए, क्या ईरान सच में न्यूक्लियर बम बना रहा है, ये इतना बड़ा इशू क्यों है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो मिडिल ईस्ट में जो पावर बैलेंस चेंज हो जाता, इसराइल और यूएसए का थ्रेट फील होता और न्यूक्लियर वॉर का रिस्क बढ़ जाता। ये टॉपिक हमने पहले ही इस वीडियो में कवर कर लिया था। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या बने, इस रिवील के बाद ईरान पर सैंक्शंस लगने स्टार्ट हो गए, लॉन्ग टर्म नेगोशिएशन स्टार्ट हुई। ये इशू आज तक यानी कि 2026 तक ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक हॉट टॉपिक है। 2002 के न्यूक्लियर रिवील के बाद ईरान पर हेवी सैंक्शंस लग गए, इकोनॉमी वीक होने लगी, यूएस और यूरोप टेंशन में थे। सबके मेन गोल ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए। फाइनली 2015 में एक हिस्टोरिक डील साइन हुई बिटवीन ईरान एंड यूएसए, और इस डील में क्या था, कुछ सिंपल टर्म्स ईरान ने एग्री किए।
यूरेनियम एनरिचमेंट लिमिट करेगा, न्यूक्लियर फैसिलिटीज रिड्यूस करेगा, इंटरनेशनल इंस्पेक्शन अलाउ करेगा। और इसके बदले ईरान का क्या फायदा होगा? जो सैंक्शंस ऑलरेडी लगा गए थे वो हटा दिए गए, ईरान का इकोनॉमिक रिलीफ मिला। और ये डील इंपॉर्टेंट क्यों थी? इस डील से न्यूक्लियर वॉर का रिस्क कम हो गया, ईरान ग्लोबली इकोनॉमी में वापस आने लगा, ऑयल एक्सपोर्ट्स फिर से इंक्रीज हुआ, बेसिकली पीस का एक चांस मिला। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था, सब कंट्रीज खुश नहीं थे। बहुत सारे क्रिटिसिज्म आने लगे, इसराइल और कुछ यूएस लीडर्स बोले ये डील ईरान को फ्यूचर में न्यूक्लियर पावर बनने से नहीं रोक पाएगा। और बिग शॉक कब लगा? 2018 में, जब न्यू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने, उन्होंने ये डील विथड्रॉ कर दिया, फिर से सैंक्शंस लगा दिए। रिजल्ट, ईरान यूएस टेंशन फिर से बढ़ गया, डील ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया। इमेजिन तुम एयरपोर्ट जा रहे हो और सडनली एक ड्रोन स्ट्राइक तुम्हें टारगेट कर दे, और तुम कोई आम आदमी नहीं हो बल्कि एक कंट्री के मोस्ट पावरफुल जनरल हो। कासिम सुलेमानी, ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर, क्वाड्स फोर्स के हेड भी थे, जो एलिट यूनिट के। मिडिल ईस्ट में ईरान का जो स्ट्रेटजी है उसका मास्टरमाइंड भी यही आदमी था। सिंपल वर्ड्स में, ईरान का मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ब्रेन। 3 जनवरी 2020 बगदाद के एयरपोर्ट में यूएसए ने ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च किया, और टारगेट कौन थे? सुलेमानी का कॉन्वॉय। बूम, सुलेमानी किल्ड ऑन द स्पॉट। ये ऑर्डर दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप यानी कि तब के प्रेसिडेंट। शॉक क्यों लगा? ये कोई नॉर्मल सोल्जर नहीं थे, ये एक टॉप लेवल लीडर थे। और इसके बाद ईरान का रिएक्शन क्या था? ईरान पूरा गुस्से में आ गया था क्योंकि उनके टॉप लीडर को मार दिया गया था। उन्होंने इराक में यूएस बेसिस पर मिसाइल फायर किया, और का फायर एकदम पिक पर पहुंच गया। दुनिया का लगा अब वर्ल्ड वॉर टाइप का सिचुएशन हो सकता है, और इससे बहुत बड़ा ग्लोबल इंपैक्ट पड़ा। जैसे ऑयल प्राइसेस स्पाइक होने लगे, मिडिल ईस्ट टेंशन एक्सट्रीम लेवल पर चला गया, और इससे यूएसए और ईरान का रिलेशनशिप बिल्कुल भी खत्म हो गया। जैसे कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बंदी अब क्यों है? जाना है। अब आते हैं कुछ रिसेंट इवेंट पर। हमास और इसराइल का बीच कॉन्फ्लिक्ट पहले से चला रहा था गाजा स्ट्रिप को लेकर, और सिचुएशन क्या था? ब्लॉकेड, क्लैशेस और पॉलिटिकल टेंशंस ऑलरेडी। अक्टूबर 7, 2023 सुबह सुबह एक शॉकिंग अटैक हुआ। हमास ने थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट फायर किए, फाइटर्स ने इसराइल के अंदर एंट्री ले ली। टारगेट सिविलियन एरियाज, मिलिट्री बेसेस, एक म्यूजिक फेस्टिवल को भी अटैक कर दिया गया। ये इतना शॉकिंग क्यों था? इसराइल की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग मानी जाती है, फिर भी इतना बड़ा ब्रीच हो गया, इसलिए दुनिया शॉक में चली गई। इसराइल का रिस्पॉन्स क्या था इस अटैक के ऊपर? इसराइल ने फुल रिटेलिएशन स्टार्ट किया, मैसिव एयर स्ट्राइक्स ऑन गाजा, ग्राउंड ऑपरेशंस भी लॉन्च किए, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा पड़ा। इस इवेंट के बाद फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो गया, थाउजेंड्स लोगों की डेथ, जिसमें सिविलियंस बहुत ज्यादा थे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी होने लगे गाजा में। ऑल डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, प्रो इसराइल और एक प्रो पैलेस्टीन। हमास के साथ ईरान का इनडायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ईरान हमास को सपोर्ट करता है, जैसे कि फाइनेंशियली और मिलिट्री, इसलिए टेंशन इनडायरेक्टली ईरान तक भी पहुंच गया। चलो अब आते नेक्स्ट और सबसे बड़े इंपैक्टफुल इवेंट के ऊपर। ईरान और इसराइल के इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, जैसे प्रॉक्सी और साइबर अटैक्स एक्सेट्रा। लेकिन दिक्कत क्या था? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इसराइल को डर था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। 2023 में जब हमास वॉर स्टार्ट हुआ था और टेंशन और भी बढ़ने लगा, 13 जून 2025 को इसराइल ने मैसिव एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए ईरान के ऊपर। टारगेट क्या था? न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री बेसेस, टॉप कमांडर्स ऑफ ईरान। एक बार में ही 100 ऑफ टारगेट्स को हिट किए गए, और रिजल्ट, ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर्स को मार दिया गया। न्यूक्लियर साइट्स भी हेवीली डैमेज हो गए। ईरान ने भी स्ट्रॉन्ग जवाब देना स्टार्ट कर दिया। हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स ड्रोन इसराइल पर लॉन्च किया, सिटीज और मिलिट्री जोन्स को टारगेट किया गया। दोनों साइड में सिविलियन कैजुअलिटीज भी बहुत होने लगी, और ये इंटेंस फाइटिंग चली अप्रोक्स 12 दिन तक। कॉन्टिन्यूअस एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल अटैक्स, फुल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन। फिर आता है 24 जून 2025, जब ये सब खत्म हो गया। यूएसए ने इंटरवीन किया और सीजफायर का अनाउंसमेंट किया। एट द एंड वॉर ऑफिशियली रुक गया, लेकिन ये परमानेंट नहीं रुका, ये था टेम्पररी। ये वॉर इतना बड़ा क्यों है? पहली बार इसराइल और ईरान का डायरेक्ट फाइट हुआ। पहले सिर्फ प्रॉक्सीज और चलते, लेकिन इसमें डायरेक्ट फाइट था। इसका मतलब शैडो वॉर से एकदम रियल वॉर तक। इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या बड़ा? मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो गया, ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्ट हुई, वॉर का रिस्क और बढ़ गया, जो 2026 में एस्केलेशन तक भी पहुंच गया। ये वॉर एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ कंप्लीटली। 2026 में फिर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, यूएसए भी डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया, सिचुएशन और डेंजरस होने लगी। तो अब तक तुम लोगों ने समझा ये वॉर स्टार्ट कैसे हुआ। अब देखते हैं इस टाइम एक्चुअली ग्राउंड पे हो क्या रहा है। सब कुछ शुरू होता है फरवरी 28, 2026 में, जब डोनाल्ड ट्रंप एक ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस ऑपरेशन के दौरान फरवरी 28 पे सुबह को 900 एयर स्ट्राइक किए गए, और इस ऑपरेशन के टारगेट्स थे न्यूक्लियर साइट्स, एयर डिफेंस एंड स्पेशली टॉप ईरानियन लीडर्स। मतलब ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, ये बहुत ही प्लान से किया गया था। और तुम इस बात से समझ जाओगे जो ये ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हुआ क्या नहीं हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खमेनी, उनका मौत हो जाता है। उनके साथ साथ सीनियर जो आईआरजीसी कमांडर्स थे वो भी एलिमिनेट हो जाता है। इस ऑपरेशन में सिर्फ ईरान के जो बड़े लीडर्स थे वही नहीं, बल्कि जो नॉर्मल सिविलियंस थे
उनके ऊपर भी अटैक किए गए। जैसे कि मीनाब का सजरा ताइबा एलिमेंट्री स्कूल में 264 स्टूडेंट्स में से 170 की मौत हो गई। यही मूवमेंट इस वॉर का टर्निंग पॉइंट बना। इस अटैक के बाद ईरान ने भी चुप नहीं रहा। ईरान ने भी अपने तरफ से हमला करना शुरू कर दिया और फाइनली ये वॉर वन साइडेड नहीं रहा। ईरान ने अगला जो मेजर कदम उठाया वो था मार्च 2 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है। ईरान और ओमान के बीच में से एक क्रिटिकल मैरीटाइम चोक पॉइंट है जिसे नाम दिया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से वर्ल्ड का 20% ऑयल पास होता है। और तुम्हारे घर में जो लाल लाल एलपीजी का सिलेंडर है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होके ही आता है। मार्च 8 को ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चूज किया, मुस्तफा खमेनी, जो प्रीवियस सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी का बेटा था। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जो फरवरी 28 से मार्च 8 तक ईरान को लीड कौन कर रहा था? तो इस छोटे से वक्त में एक टेम्पररी सिस्टम बनाया गया, इसे कहते हैं इंटरिम लीडरशिप काउंसिल। 8 मार्च को लीडरशिप चेंज होने के जस्ट बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग में ईरान इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट था इसे देखते हुए एक रेजोल्यूशन बनाया गया। रेजोल्यूशन में क्या था, इनमें कुछ डिमांड्स किए गए, जैसे कि इमीडिएट सीज फायर और ईरान और इसराइल के जो एक दूसरे को अटैक कर रहे थे ये तुरंत बंद करने को कहा गया और सिविलियंस के सेफ्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। सिचुएशन को शांत करने के लिए डिप्लोमेटिक टॉक्स करने के लिए प्रेशर डाला गया। अब यूएनएससी को गौर से समझो। यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स है, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। यूएसए और उनके जो एलाइज थे प्लस रशिया और चाइना के जो कुछ पर्सपेक्टिव थे वो डिफरेंट थे। इसी वजह से कुछ जगह पे डिसएग्रीमेंट होना शुरू हो गया, लेकिन फाइनली सब मिल के कॉम्प्रोमाइज रेजोल्यूशन पास हुआ। इस रेजोल्यूशन पास के बाद भी जो ग्राउंड में अटैक्स नहीं रुके, इसका मतलब यही हुआ कि पेपर में पीस है लेकिन ग्राउंड में अब भी वॉर चालू है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत सारा प्रेशर बनने लगा इसको रीओपन करने के लिए, और इसी वजह से 16 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना और नेटो अलाइंड जो कंट्रीज थे उनका अपील किया कि मुझे मिलिट्री सपोर्ट दो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने में मुझे हेल्प करो। लेकिन इसका रिस्पांस क्या दिया गया? दोनों साइड्स ने मना कर दिया, चाइना ने भी और नेटो ने भी। और गुस्से में आके हमारे प्रेसिडेंट जी क्या कहते हैं, Very foolish mistake. अरे प्रेसिडेंट जी आप एक काम कीजिए, आप और पे ध्यान दीजिए, हमें शूट करने दीजिए। इस इवेंट के अगले दिन ही यानी कि 17 मार्च को इसराइल ने एक बहुत ही बड़ा एयर स्ट्राइक ईरान के ऊपर कर दिया। इस एयर स्ट्राइक में ईरान के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स में से कुछ हाई प्रोफाइल डेथ्स होते हैं, जैसे कि अली लर्जिनी और गोलाम रेजा सुलेमानी। इस हमले के बाद ईरान ने चुप नहीं बैठा और आईआरजीसी ने तुरंत ही हमला कर दिया। मिसाइल्स इसराइल पे फायर किए गए और इस हमले में 2 इजरायली सिविलियन की भी डेथ हो गई। इसके बाद 19 मार्च को यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेस ने एक मेजर स्टेप लिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने के लिए एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया गया। 21 मार्च को स्टार्ट हुई न्यूक्लियर टेंशन। यूएस ने ईरान के नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में अटैक कर दिया और एम क्या था, जो ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डिस्ट्रॉय करना। यूएस की इस हरकत ने पूरे दुनिया को शॉक कर दिया और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से भी एक वार्निंग आ गई। ईरान भी चुप नहीं बैठा और डिमोना पे हिट कर दिया। डिमोना इसराइल का कोई आम शहर नहीं है, यहीं पे है इसराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। अब तक ये वॉर मिसाइल्स पे लिमिटेड थी, लेकिन 21 मार्च को न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी टारगेट होने लगी, जिससे दुनिया एक डेंजरस एज पे आ चुकी है। और पीक पे था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ने इसी दिन पीस टॉक करने की प्लान स्टार्ट कर दिया ईरान के साथ। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस ने 6 डिमांड्स प्रिपेयर किए। उनमें से कुछ डिमांड्स थे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करना, मिसाइल अटैक स्टॉप करना और स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सेफ बनाना। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये था, ईरान ने क्लियर कर दिया हम बात नहीं करेंगे। इसके बाद 23 मार्च को ट्रंप ने यूटर्न ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अल्टीमेटम दिया था अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं किया तो उसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन सडनली क्या चेंज हुआ, ट्रंप ने उस अल्टीमेटम को पोस्टपोन कर दिया और पब्लिकली बोला वेरी गुड और प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन हो रही है ईरान के साथ। लेकिन इस बात पे ईरान ने रिस्पॉन्स किया कोई बात ही नहीं हो रही है।
मतलब ईरान और यूएस के जो स्टेटमेंट्स थे वो बिल्कुल ही ऑपोजिट थे। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान को एक 15 पॉइंट पीस प्रपोजल दिया था, लेकिन ईरान ने इस 15 पॉइंट पीस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने का रीजन ये बताया गया कि ये जो पीस प्रपोजल था ये ज्यादा यूएस का फेवर में था। इस 15 पॉइंट पीस प्रपोजल के बाद ईरान ने काउंटर अटैक किया। नहीं, मिसाइल्स के साथ नहीं, ये एक डिप्लोमेटिक काउंटर अटैक था। ईरान ने अपनी तरफ से 5 डिमांड्स रखी। वो 5 डिमांड क्या थे? उनमें से पहला डिमांड था अटैक्स बंद करो। जो मिलिट्री अटैक्स इस वार में ईरान को हो रहा था वो बंद करने को कहा गया, और फ्यूचर में यूएस फिर से अटैक नहीं करेगा इसका भी ईरान गारंटी मांग रहा था। और थर्ड पॉइंट में मांगा पैसा, यानी कि कॉम्पनसेशन। इस वॉर में जो डैमेज हुआ था इसका फुल कॉम्पनसेशन ईरान ने मांगा। और जो चौथा जो कंडीशन था वो था इस फुल कॉन्फ्लिक्ट को बंद करना। सिर्फ ईरान में नहीं, पूरे जो रीजन थे उनमें फाइटिंग बंद करना। और पांचवा डिमांड जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, ईरान ने ये मांग की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की सोवरेनिटी को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले। 27 मार्च को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कंफर्म किया ईरान का खुंदब हेवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट अब ऑपरेशनल नहीं रहा। क्योंकि रिसेंटली कुछ एयर स्ट्राइक्स ने इस प्लांट को सीवियरली डैमेज कर दिया। उसके अगले दिन यानी 28 मार्च को यमन के हाउदिस ने भी ये वॉर ज्वाइन कर लिया और इसराइल पे बैलिस्टिक मिसाइल के साथ हमला कर दिया। ये उनका पहला डायरेक्ट मेजर अटैक था इस वॉर में। 30 मार्च को एक ट्रैजिक इंसिडेंट होता है। ईरान के हमले में एक पावर प्लस डिसैलिनेशन प्लांट हिट हुआ, जिस प्लांट में एक इंडियन वर्कर की मौत हो गई। 20 साल में जो नहीं हुआ था वो पहली बार हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 अप्रैल को यूएस के आर्म फोर्स के जो एयरक्राफ्ट था वो ईरान एयर डिफेंस ने शूट डाउन कर दिया। उसी दिन यूएस ने तेहरान का करज का D1 ब्रिज पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि एक मेजर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था। और इसी अटैक के दौरान लगभग 13 सिविलियन की हत्या हो गई। इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने वार्निंग दी जो गल्फ के ब्रिजेस को टारगेट करेंगे। उसी दिन इजराइल डिफेंस फोर्स ईरान पे अटैक करके ईरानी मिसाइल चीफ मखनम अतीदी को मार देता है। अप्रैल 3 को ईरान ने यूएस के F-15E ईगल स्ट्राइक को शूट डाउन कर दिया। इसमें 2 क्रू मेंबर थे, लेकिन दोनों ने ही जंप कर दिया था। लेकिन एक क्रू मेंबर निकल जाता है बच के, लेकिन एक क्रू मेंबर फंसा रहता है। फिर 5 अप्रैल को जाता है, यूएस ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन रन किया जिसका खर्चा था $2 बिलियन। इसमें फिर वो रेस्क्यू हो जाते हैं। लगभग पूरे 1 महीने के वॉर चलने के बाद फाइनली 7 अप्रैल को ये वॉर 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हो गया। और ये जो सीज फायर हुआ इसका जो मीडिएटर था वो था पाकिस्तान। और ये जो सीज फायर था वो ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने भी कंफर्म किया। इस सीज फायर की वजह से बॉम्बिंग बंद हो चुकी है और फाइनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन हो चुका है, जिसके वजह से ऑयल का प्राइस फिर से कम होने लगा। और लेकिन जो एनर्जी के प्राइसेस है वो अभी भी हाई है। ये सीज फायर सुन के चैन से मत बैठ जाता, क्योंकि ये जो सीज फायर है ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ 2 वीक्स का है। जिसे परमानेंट बनाने के लिए 10 अप्रैल को पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में एक पीस टॉक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसके मेन एजेंडा होंगे परमानेंट सीज फायर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करना और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट होगा या नहीं होगा इसे कंक्लूड करना। और इस वॉर की वजह से जो रायता फैला है उसे कैसे हैंडल करेंगे, यही है इस पीस टॉक का मेन एजेंडाज। अगर ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें इस वॉर के बारे में कुछ जानकारी मिली और कुछ नया सीखने को मिला, और 10 अप्रैल को पाकिस्तान इस्लामाबाद में क्या होगा उस सीज फायर या पे पीस टॉक्स में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो को लाइक भी कर देना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलना। और शेयर भी कर देना अपने उस दोस्तों में जो लोग वीडियो देखते हैं, पर मजा नहीं आता। अपने वीडियो देखो, मजे लो और इन्फॉर्मेशन भी लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।